आज सेगमेंट डॉग टॉक बच्चों की बात करेंगे। ये बाहर का जब मौसम आता है तो पूरे पाकिस्तान में ख़ास तौर पे पोलन एलर्जीज़ और दूसरी एलर्जीज़ ट्रिगर हो जाती हैं। इसके अलावा यकीनन हवा में आलूदगी का जो तनासब है वो इतना ज़्यादा है कि बच्चे बड़ों को भी तकालीफ़ हो रही हैं। मुख्तलिफ़ वायरसेस और बैक्टीरिया भी हैं। देखने में ये भी आया है कि खांसी होती है, नॉर्मल सी खांसी है और यकायक वो आज़मा में या फिर नमोनिया में कन्वर्ट हो जाती है, आपको पता भी नहीं चलता और बच्चे का जो बॉडी में ऑक्सीजन लेवल है वो ड्रॉप कर जाता है। अस्थमा की डायग्नोसिस कैसे होती है, इस पे भी बात करेंगे। 3 मई वैसे भी अस्थमा पेशेंट्स के लिए बड़ा अहम है क्योंकि अस्थमा की अवेयरनेस का दिन है। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आफरीना कुरैशी, हु इज़ अ पीडियाट्रिक मेडिकल प्रैक्टिशनर और आप मुर्शिद हॉस्पिटल में भी प्रैक्टिस कर रही हैं। इनसे जानते हैं कि सांस लेना जो कि ज़िंदगी की अलामत है, ज़िंदगी के लिए बहुत अहम है, लेकिन अगर कोई शख्स अस्थमा से जूझ रहा हो, उसके लिए सांस लेने में दुश्वारी हो, तो किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर आफरीना फॉर बीइंग हियर। मुझे ये बताइए कि अस्थमा की डायग्नोसिस किस तरह होती है? अच्छा, अस्थमा की डायग्नोसिस itself करना ना हमारे आम लोगों के लिए भी और डॉक्टर्स के लिए भी बहुत मुश्किल है। मतलब वो एक कफ है, क्रॉनिक कफ है, चलती जा रही है उस पर वो पेरेंट्स भी बच्चों को कफ सिरप दे रहे हैं। वो क्या होता है कि अस्थमा का अटैक होता है, उस वक्त कफ होगी, फिर बिटवीन द अटैक्स बच्चा बिल्कुल नॉर्मल होगा, तो दे टेक इसके नॉर्मल कफ है और जब वो एग्रवेट हो जाती है या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ बढ़ जाती है, उसके बाद देन दे गो टू द डॉक्टर कि जो है बच्चे की खांसी सही नहीं हो रही, पहले तो होती थी, हम देते थे ट्रीटमेंट और बेहतर हो जाती थी, अब सही नहीं हो रही है। देन जब हम देखते हैं, उनसे हिस्ट्री लेते हैं, स्पेशली इसमें सिम्टम्स कुछ ऐसे होते हैं कि रात में जो है वो ज़्यादा चेस्ट टाइटनेस या कफ और वीजिंग, हाँ, स्पेशली जब ज़्यादा एग्रवेट हो जाती है तो नाइट टाइम से सिम्टम्स होते हैं, लोग सोते से उठ जाते हैं, उनको एकदम से इतना कफिंग स्टार्ट हो जाती है। सेकेंडली ये होता है कि वीजिंग आपको बहुत मिलती है। अक्सर लोग कहते हैं सीटियाँ बज रही हैं, सीटियों की आवाज़ें आ रही हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि आपको अगर इसमें से कोई भी चीज़ हो रही है, एक तो आपकी कफ है जो आपको प्रोलॉन्ग हो चुकी है और आपको सीटियाँ बज रही हैं, कभी कभी आपको सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, तो बेहतर ये कि आप सेल्फ मेडिकेशन करें, आप एक स्पेशलिस्ट से रुजू करें। सही। अफरीना जी, मुझे ये बताइए कि क्या ये जेनेटिकली ट्रांसफ़र होती है कि अगर वालिदैन में से किसी को अस्थमा है तो फिर बच्चों में अस्थमा आता ही आता है? अच्छा, 80% ऑफ जो पेशेंट्स में हम देखते हैं, स्पेशली जो बच्चे हैं, उनमें पेरेंट्स में होता है अस्थमा, तो जेनेटिकली बहुत ज़्यादा सस्पेक्टेबिलिटी है। बट काफ़ी सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें कोई हमें फैमिली हिस्ट्री नहीं मिल रही होती है, बट ये कि उनकी एलर्जन से सेंसिटाइजेशन, मतलब कि रिस्पॉन्सिवनेस, उनको एलर्जीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फैमिली ही होगी तो ही आप बोलेंगे, कभी कभी एनवायरनमेंट भी हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा, एनवायरनमेंट की जब आपने बात की, शुरू में जैसे मैंने कहा कि मौसम बहार है, पोलन सीजन में जिनका अस्थमा है और जिनका डायग्नोस नहीं हुआ, दोनों एग्रवेट हो जाते हैं। तो जो नॉन अस्थमा पेशेंट्स हैं, उनको मौसम बहार या पोलन एलर्जी सीजन के लिए क्या तैयारी करनी चाहिए? अच्छा, पहली तो ये कि अगर आपको यू आर नोन कि आप अस्थमा हैं या आपको एलर्जीज हैं और पोलन सीजन है, तो जब आप बाहर जाएं तो मास्क यूज़ करें। फेस मास्क अब तो बहुत इजीली अवेलेबल है, तो एक तो आपने ये यूज़ करना है। सेकेंडली ये कि कोशिश करें कि शाम के टाइम पे स्पेशली बाहर ना जाया जाए, क्योंकि उस वक्त ये ज़्यादा होते हैं पॉलन्स, उस वक्त आपको एलर्जीज़ के ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। बिल्कुल सही। सेकेंडली ये कि डोर्स या विंडोज़ क्लोज़ करें, स्पेशली नाइट में, इवनिंग में। अगर मॉर्निंग में खोल भी रहे हैं और जब विंड्स ज़्यादा उड़ें, ज़्यादा चलें, तो फिर तब भी बाहर जाना अवॉइड करें या विंडोज़ क्लोज़ कर दें। तो दिस इज़ हाउ यू कैन प्रिवेंट अगर आपको पॉलन एलर्जी है और आपको मैनेज करने में भी आसानी है। अच्छा, इसके अलावा दूसरे एलिमेंट्स होते हैं, मिसाल के तौर पे आपने कोई ख़ास स्वेटर या कोई ख़ास कपड़े पहने जिसके फैब्रिक और उसके फैब्रिक के पार्टिकल से हो सकता है कि आपको एलर्जी हो, तो अपनी एलर्जीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। डॉक्टर आफरीना, लोग शायद इसकी तरफ ध्यान भी नहीं देते, लेकिन मुख्तलिफ डिटर्जेंट्स हैं, मुख्तलिफ पेस्टिसाइड्स हैं, हाउस होल्ड सरफेस क्लीनर्स हैं, आपका अपना डिओड्रेंट है, ये वो चीज़ें हैं जो लोगों के लिए इरिटेंट्स बन जाते हैं। बिल्कुल, डिओड्रेंट्स हैं, आपके जो स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंसेस हैं, स्पेशली आप कई दफ़ा आपने देखा होगा शादी पे या तो दूल्हा या दुल्हन कहते हैं भाई मुझे फूल मेरे पे ना डालो, ना हार पहनाओ, क्योंकि मुझे एलर्जी है। अगर एस्थमेटिक है, ज़रूरी नहीं है कि हर एस्थमेटिक को किसी एक पर्टिकुलर चीज़ से एलर्जी हो। हर
एक का एक अलग एलर्जन होता है, बट इफ़ यू आर नॉन एस्थमेटिक तो आपको इन सब से प्रिवेंट करना है। स्पेशली इस तरह कारपेट्स होते हैं घर पे, कर्टन्स होते हैं, अगर पुराने हैं आपने उसकी सफाई सुथराई अच्छे से नहीं की, डस्ट माइट्स होते हैं, कॉकरोचेस होते हैं, ये सब एलर्जीज़ करा सकते हैं। अच्छा, ये वाला जो सेगमेंट है ना, वो ख़ास तौर पे इन लॉज के लिए भी है। कई दफ़ा जो दुल्हन होती है बेचारी या बहू होती है, वो कह भी रही होती है कि मुझे डस्ट एलर्जी है, मुझे एलर्जन से इरिटेशन होती है, और कहा जाता है ये काम ना करने के बहाने बना रही है ना। डॉक्टर आफरीना, मुझे बताएं, पेट्स के बारे में बात करना ज़रूरी है। बच्चे जो अस्थमा पेशेंट्स होते हैं एट टाइम्स आर वेरी फॉन्ड ऑफ पेट्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स। अब इनकी भी जो शेडिंग है वो प्रॉब्लम बन सकती है। इवन शेडिंग एंड देयर फर, जो इनके हेयर्स होते हैं वो भी, बिकॉज दे आर सो टाइनी और इतने बारीक होते हैं, वो आपके कारपेट्स पे, आपके बेडिंग्स पे आ जाते हैं, आपके फ़िज़ा में होते हैं। और फिर जब बच्चे स्पेशली रात में सोते हैं उस जगह पे, वो इनहेल करते हैं एंड दे कॉज एस्थमा अटैक्स। तो इन सब से प्रिवेंट करना है। तो जब हम एस्थमा की हिस्ट्री लेते हैं, क्योंकि एस्थमा की जब हम हिस्ट्री, कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उससे पूरी हिस्ट्री लेते हैं कि ये आपके पास क्या एलर्जेंस हैं, उनको हम हर एलर्जन, उसमें एक पैड्स भी हैं। तो अनफॉर्चुनेटली हमें उन्हें बताना पड़ता है कि पैड्स आर नॉट अलाउड। सबका शुमार होता है इसमें। मेरे ख्याल में एस्थमा फ्रेंडली पेट्स सिर्फ और सिर्फ मछलियाँ हो सकती हैं अगर आप रखना चाहें, वरना इसके अलावा जो आपकी बर्ड्स हैं, आपकी बनी रैबिट्स हैं, या फिर आपकी cats and dogs हैं, they are probably going to be a no-no. So if अगर आपकी फैमिली में एलर्जी है तो you have to मतलब take precaution. Absolutely. डॉक्टर आफरीना, एक बहुत अहम सवाल, हमारे यहाँ लोग इनहेलर लेके भूल जाते हैं, उसका एक्सपायरी डेट का ख्याल नहीं रखते, उसको लेने का सही तरीका, उसको मेंटेन करने का सही तरीका नहीं आता। इनहेलर को इस्तेमाल करना, उसका सही तरीका क्या है, एंड व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स वी नीड टू बी माइंडफुल ऑफ? अच्छा, इनहेलर जो है, एक तो उसको लेने का तरीका बहुत ट्रिकी होता है। बच्चों में तो हम इनहेलर डायरेक्ट देते ही नहीं है, वी ऑलवेज एडवाइस कि आप स्पेसर यूज़ करें। एक बच्चा है, आप उसको बोलें कि आप इनहेल करो, बिकॉज यू हैव टू होल्ड योर ब्रेथ। जब आप इनहेल करते हैं इनहेलर, आपने 10 सेकेंड्स के लिए अपनी ब्रेथ होल्ड करनी है, तो बच्चा नहीं कर सकता। तो वी नेवर एडवाइस कि आप डायरेक्ट इनहेलर यूज़ करें। हम हमेशा स्पेसर डिवाइस एक आती है, हम उसका बताते हैं कि आप वो एडवाइस करें, क्योंकि वो उसको लगा के आप मास्क से बेबी को बोलेंगे 10 ब्रेथ्स ले, तो सारी जो है वो मेडिसिन जाती है। इससे मेडिसिन ज़्यादा जाती भी है, लंग्स में जाती है प्रॉपरली, इनहेलर से इतनी डायरेक्टली मेडिसिन नहीं जाती। सेकेंडली, बहुत सारे लोग करते हैं, इफ़ आपने इनहेलर ले लिया, आपको उससे पहले प्राइम करना है। सो व्हाट इज़ प्राइमिंग? कि आपने अपने दूर, इनहेलर है, आपने 2 पफ अपने से दूर करने। इफ़ लाइक यू हैवंट यूज इट इन 2 वीक्स, या फिर ड्रॉप हो गया है, या ड्रॉप हो गया है, या आपने अभी ही लिया है और फर्स्ट टाइम आप यूज़ करें, तो यू हैव टू प्राइम इट। बहुत सारे लोग प्राइम नहीं करते। आप प्राइम नहीं कर रहे तो अगर आप ले रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। वो आपके पास मेडिसिन आपके अंदर आ ही नहीं रही ना, वो प्रोपेलेंट है जो आप ले रहे हैं, सेम जो आपके ड्यूड्रेंट्स होता है उनमें होता है। आपको शेक करना है पहले अच्छे से, एक्सपायरी डेट देखनी है। हर ब्रांड का जो है वो डिफरेंट एक्सपायरी डेट होती है, तो आपने ज़रूर उसके, आपके जो इनहेलर है उसमें जो मेडिसिन लिखी हुई है और जितनी एक्सपायरी डेट लिखी है वो लिखनी है। सनलाइट में डायरेक्टली नहीं रखना है। हाँ, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो एस्थमा पेशेंट्स होते हैं और अपने गाड़ी में उसको रखा हुआ होता है, एंड यू नो आप डायरेक्ट सनलाइट में अगर उसको रख रहे हैं वो ख़राब हो रही है। एंड एवरीबडी हैज़ टू हैव एन इंडिविजुअल इनहेलर। अगर 3-4 लोग हैं जिनको एस्थमा है घर में, तो वो एक इनहेलर शेयर नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आफरीना फॉर बीइंग हियर। दिस इज ऑल द टाइम वी हैड, बट व्हाट पावरफुल एंड इंपॉर्टेंट टिप्स। थैंक यू सो मच फॉर दैट। आज है जी एस्थमा अवेयरनेस डे, सो मेक श्योर कि अगर आपके इर्द गिर्द कोई दमे का मरीज़ है, या आपको जो हमने भी सिम्टम्स बताए कि आपको सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, रात को इस तरह के अटैक्स आ रहे हैं, कॉफ है जो जा नहीं रही, तो प्लीज़ कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट।